हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह ईवीएस यानी आपका जो पर्यावरण, ठीक है, तो पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित जो कि सभी एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। यह केवल आपके यूपीएससी ही नहीं, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए आपके बेनिफिट है, क्योंकि अब पर्यावरण से काफ़ी क्वेश्चन जो है आप पूछे जाते हैं। हाल ही फिलहाल में जो भी एग्जाम हुए हैं, अगर आप उसमें भी अगर आप देखे होंगे तो पर्यावरण से संबंधित काफ़ी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। मैंने पर्यावरण से इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने से पहले मैंने आपको वहाँ पे एक चीज़ इंक्लूड किया था कि जो जितने भी नेशनल पार्क हैं, जयमंडल रिजर्व है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, इन सब के लिए मैं इनको ईवीएस में इंक्लूड करूँगा, जो कि मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया था। बाकी यहाँ पे वन संपदा में हम थोड़ा सा वनों के प्रकार के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। अपने भारत में किस तरह के वन के प्रकार जो है दिखाई देते हैं और उन वनों के प्रकार में किस तरह के पेड़ पौधों की प्रजातियां स्पीसीज पाई जाती हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी ईवीएस वाले ही चैप्टर में, यानी पर्यावरण वाले चैप्टर में। पर्यावरण का जो टॉपिक है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न जो है पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, चाहे यूपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, एमपी पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस का हो, झारखंड पीसीएस का हो, राजस्थान पीसीएस का हो, किसी भी एग्जाम के आप स्टेट एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वह सभी एग्जाम्स के लिए या आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आप बार बार कमेंट करते हैं बीच में कि सर ये यूपीएससी के लिए बेनिफिट है या नहीं, या फिर एमपी पीसीएस के लिए। तो यह केवल यूपी या यूपीएससी, एमपीएससी या यूपीएससी यानी आईएएस के लिए ही नहीं, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ से आपको डीपली जो है पढ़ाऊंगा ताकि एक भी प्रश्न जो है आपसे छूटने ना पाए। कोशिश हमारी यही रहेगी कि 100% एक भी क्वेश्चन जो है आपका छूटने बिल्कुल ना पाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है कमेंट जरूर करेंगे। चलिए तो पहले हम समझ लेते हैं कि हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, क्या क्या हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस ईवीएस वाले चैप्टर में, यानी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में। ठीक है, तो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू जो है मैप आप देख लें, जो सिलेबस है इनमें हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे पर्यावरण। पर्यावरण की जो डिफिनीशन है, संरचना है, उसके जो प्रकार हैं, किस तरह से पर्यावरण की संरचना होती है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिससे जो है पर्यावरण जो है, पर्यावरण का जो स्ट्रक्चर बनता है। पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव पड़ता है, मानव और पर्यावरण के बीच कुछ जो है संबंध और उससे संबंधित जो है अवधारणाएं, जो भूगोलविदताएं हैं या जो पर्यावरणविद है, यानी जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ें को का जो अध्ययन करते हैं, जिन्हें हम पर्यावरणविद कहते हैं, उनसे संबंधित कुछ मानव और पर्यावरण के बीच में उन्होंने कई सिद्धांत या अवधारणाएं प्रस्तुत की है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जो होगा पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की 100% जो है आपकी संभावना रहती है। तो यहाँ से काफ़ी जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी की परिभाषा एवं शाखाएं, पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से वो फैक्टर हैं, पौधों का पारिस्थितिकीय वर्गीकरण हम देखेंगे, पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है यह हम समझेंगे, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा एवं घटक समझेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला एवं उसके प्रकार के बारे में हम समझेंगे कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में किस तरह की जो है खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता क्या होती है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं, जो कीस्टोन स्पीशीज होती हैं क्या होती है, या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है, और पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषक तत्व है, कौन कौन से महत्वपूर्ण हमारे पोषक तत्व हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में जो है भाग लेते हैं। और हम लोग खनिज चक्र के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी जो कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, फास्फोरस चक्र है, यह प्रक्रिया किस तरह से चलती है, कौन से कंपोनेंट है, उनके बारे में हम लोग खनिज चक्र के संबंध में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे जीवमंडल, बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर में
परिभाषा और उनके संघटक के बारे में हम समझेंगे, और इसी जीवमंडल के अंतर्गत वायुमंडल भी हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल की जितनी परतें हैं इन्हीं में हम सब लोग डिस्कशन थोड़ा बहुत हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये पढ़ना थोड़ा जरूरी है। बाकी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आप इनको पढ़ते हो। ठीक है, विश्व के प्रमुख जो है बायोम जितने क्षेत्र है, मेजर बायोम जो रीजन है ऑफ द वर्ल्ड, उनके बारे में हम बात करेंगे। और इसी बायोम क्षेत्र में परिभाषा, उनके प्रकार, संक्रामक क्षेत्र और कोर प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमने अभी बताया कि भारत में जो वन संपदा है इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है, हमने इससे जो है स्किप किया हुआ था। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि भारत में जो है वन की जो परिभाषा क्या है, वन के प्रकार, भारत में कुल कितने वन के प्रकार जो है पाए जाते हैं, हिमालय प्रदेश में किस तरह की लकड़ियां पाई जाती हैं, और मानसूनी प्रदेश में किस तरह की लकड़ियां हमको देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जैव विविधता एवं संरक्षण के बारे में, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन हम लोग डिस्कशन करेंगे। बायोडाइवर्सिटी की डिफिनीशन क्या होती है, ठीक है, और यह किसके, भूमंडलीय जैव विविधता के इस पर हम प्रकार देखेंगे कि यह जो जैव विविधता क्षेत्र है हमारे भारत में कौन कौन से, कहाँ ज़्यादा जैव विविधता क्षेत्र है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। भारतीय जैव विविधता के क्षेत्र और संकटग्रस्त कुछ प्रजातियाँ, IUCN के अनुसार भारत में जितनी प्रजातियां हैं जो पाई जाती हैं, जो संकटग्रस्त घोषित किए गए हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैव विविधता के ह्रास का कारण क्या है, जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में जो कंजर्वेशन है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क, क्योंकि उन जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल पार्क गठित किया है। जैवमंडल रिजर्व जो है विश्व के स्तर पर चलाई जा रही एक तरह से प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान हम लोग पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे। अपने भारत के कहाँ कहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य, किस तरह के वन्य जीव अभ्यारण्य है, किन जीवों के लिए वह खासकर बनाए गए हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन इसी में करेंगे। ठीक है, जैवमंडल रिजर्व भी इसी में बात करेंगे, और इसी के अंतर्गत हम थोड़ा बहुत रामसर साइट भी, अपने उत्तर प्रदेश के अपने भारत के 75 रामसर साइट की बात इसी चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। और इसी चैप्टर में हम लोग बात करेंगे जैव विविधता के आधार पर जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र। हॉट स्पॉट क्षेत्र हम समझेंगे अपने भारत में किस तरह के, कितने जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र है, उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वन एवं जीव संरक्षण अधिनियम और जीव संरक्षण, जितनी भी जीवों से संरक्षित परियोजनाएं अपने भारत में चलाई गई हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग प्रदूषण एवं प्रदूषक, पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट क्या होता है, उनकी डिफिनीशन, और जितने प्रकार के जो यहाँ पर वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, साउंड पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन है, अपशिष्ट जो है प्रदूषण है, प्लास्टिक प्रदूषण है, और बायो पॉल्यूशन है। ठीक, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलन चलाए गए हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अपने भारत में कहाँ कहाँ किसने जो है पर्यावरण से संबंधित जो है आंदोलन चलाए हैं, पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रमुख संगठन हैं विश्व में और उनकी जो समितियां बनाई गई हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और पर्यावरण से संबंधित प्रमुख व्यक्ति जो पर्यावरण से संबंधित हैं, और पर्यावरण से संबंधित जो है प्रमुख दिवस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। एक चीज यहाँ पे और आप मेंशन कर लेंगे कि पर्यावरण से जो संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार, ठीक है, तो पर्यावरण से संबंधित जो पुरस्कार दिए जाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इतने टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, यह पूरा जो टॉपिक है, यह लगभग आपका 10 से 12 घंटे में यह पूरा आपका EVS कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से मैं 100% दावा करता हूँ कि कहीं ना कहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, अगर आपने पूरा वीडियो देख रखा है तो। ठीक है, चलिए अब समय बिल्कुल न गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्यावरण। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे पर्यावरण की डिफिनीशन की, कि पर्यावरण होता क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण, ठीक है,
पर्यावरण। अब पर्यावरण ये जो शब्द है आप जानते हैं कि यह पर्यावरण शब्द दो चीजों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण, क्या बना है? परि प्लस आवरण। इतना तो आप सभी लोग बेसिक जानते हैं कि अगर पर्यावरण का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? परि प्लस आवरण। ठीक है, परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। परि का मतलब अर्थ क्या होता है? चारों ओर, है ना, चारों ओर। और आवरण का मतलब क्या होता है? तो आवरण का मतलब होता है भाई ढका हुआ। आवरण का मतलब ढका हुआ, है ना। तो चारों ओर ढका हुआ, तो चारों ओर ढका हुआ का तात्पर्य क्या है? यहाँ से मतलब क्या है? तो कोई अगर, जैसे हम ही जीव हैं तो हम अपने आसपास जो है तमाम चीजें देखते हैं। जैसे आप हो, आप अपने आसपास अगर बैठ जाओ कहीं एक जगह पे, ठीक है, किसी पेड़ के नीचे, तो आप पेड़ देखते हो, आगे आसपास जो है जीव जंतु तमाम प्रकार की वनस्पतियों को देखते हो, यानी एक एनवायरनमेंट देखते हो। तो किसी जीव के चारों ओर जितने भी जैविक दशाएं होती हैं, जितनी अजैविक दशाएं होती हैं, उन्हीं के सम्मिलित रूप को हम एक तरह से क्या कहते हैं? पर्यावरण। यानी उनके बीच में जो भी क्रिया संबंध होता है, ठीक है, जैसे हम हैं तो हम हवा, मतलब हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं कहाँ से? हवा से। ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं, यानी हम वायु से क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, तभी हम क्या हैं? जीवित हैं, है ना। यानी हमारे लिए वायु एक तरह से क्या है? एक फैक्टर है, एक फैक्टर की तरह कार्य करता है हमको जीवन यापन चलाने के लिए। यानी पर्यावरण का मतलब यह हो गया कि किसी जीव के चारों ओर, कोई अगर जीव है, ठीक है ना, किसी जीव के चारों ओर, ठीक है, तो किसी जीव के चारों ओर, चारों ओर से घिरा हुआ या ढका हुआ, से घिरा हुआ जैविक तथा अजैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतः क्रियाएं ही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है। मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे मैंने दो शब्द लिखे हैं। एक यहाँ पे मैंने शब्द लिखा है जैविक, एक मैंने शब्द लिखा है जैविक, ठीक है, यानी जिसे हम बायोटिक बोलते हैं। तो बायोटिक यानी जो जैविक शब्द होता है, जैविक का मतलब जितनी भी क्या होती है भाई? वनस्पतियां, ठीक है, वनस्पति और प्लस जंतु। जंतु में सभी, चाहे वह सूक्ष्म हो, मानव हो, मानव भी एक तरह का क्या है? जंतु है, ठीक है। हाँ, लेकिन मानव जो है बुद्धिमान प्राणी है, मानव भी एक तरह का जंतु है। तो जितने भी जंतु हैं, चाहे वह सूक्ष्म जंतु हो, चाहे वह बड़े से बड़ा जंतु हो, और जितनी भी वनस्पतियां यानी जितने भी पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैविक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? जैविक फैक्टर कहते हैं, जैविक क्रियाएं जो है कहते हैं, या जैविक कारक कहते हैं, ठीक है। और अजैविक का मतलब होता है अजैविक। तो अजैविक का मतलब होता है अबायोटिक, और अबायोटिक का मतलब हो गया जिसमें जो है जीव न हो, जिसमें आप ये समझ लीजिए जिसमें वह वृद्धि न करता हो, विकास न करता हो, जैसे वायु, जल, स्थल, ठीक है, झीलें, तमाम चीजें। तो वायु, जल, स्थल, झीलें, पठार, पर्वत, पहाड़, ये सभी क्या हैं? अबायोटिक फैक्टर हैं। ये सभी क्या हैं? अबायोटिक फैक्टर हैं। तो जैसे अगर आप कहीं रहते हो तो स्थल पे ही रहते हो, हवा लेते हो मतलब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन आप लेते हो, मतलब वायु के द्वारा ही तो आप ऑक्सीजन लोगे। आप जीवन जीने के लिए आपको जल की आवश्यकता तो पड़ती है, तो जल भी आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सभी जीव जंतु के लिए, है ना। तो जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के लिए क्या है? ये तीनों तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, ठीक है। तो इसे अजैविक कहा जाता है और इसे जैविक कहा जाता है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं जैविक और अजैविक, यानी कोई अगर जंतु है
तो वह जंतु केवल एक जंतु अगर होगा तो वह केवल एक ही चीज से नहीं जुड़ा, उसके आसपास तमाम और जंतु होंगे और वनस्पतियां पाई जाती होंगी। तो उसके आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, ठीक है, वह उससे घिरा हुआ है। और इसी को हम एक तरह से इनके साथ जो भी अंतः क्रियाएं होती हैं, जो भी एक जो है सांस्कृतिक एनवायरनमेंट बनता है, उसी को हम कहते हैं एक तरह से क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो पर्यावरण होता है यह अविशिष्ट मतलब अविभाज्य होता है। यानी जो पर्यावरण होता है वह क्या होता है, अविभाज्य होता है। यानी यह एक अविभाज्य समष्टि है। यानी यह क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे कि पर्यावरण अविभाज्य समष्टि है। अविभाज्य समष्टि है का मतलब क्या है, यानी पर्यावरण केवल किसी एक ही चीज का फैक्टर नहीं है कि केवल हम वनस्पति से ही पर्यावरण बन जाएगा। उसके आसपास के तमाम वनस्पतियों की प्रजातियां, तमाम जंतुओं की प्रजातियों से वह क्या होगा, घिरा होगा। इसके अलावा वायु जल स्थल से उसका रिलेशन होगा और इसी रिलेशन को हम पर्यावरण कहते हैं। यानी हम पर्यावरण को किसी एक चीज में मतलब विभाजित नहीं कर सकते, अलग अलग हम नहीं कर सकते, सभी को सामूहिक रूप से हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण कहेंगे। यानी पर्यावरण जो है अविभाज्य समष्टि है, इसको आप विभाजित नहीं कर सकते कि जैविक को अलग कर दो, अजैविक को अलग कर दो। कहने का मतलब इन सभी के सम्मिलित सामूहिक रूप को ही हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण कहेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण। यानी किसी जीव के, जैसे आप हो, ठीक है, आपके चारों ओर तमाम वनस्पतियों की प्रजातियां, फूल पौधे, तमाम चीजें पाई जाती हैं। आपके आसपास जो है गाय बैल भैंस कुत्ता बिल्ली, ये तमाम चीजें पाई जाती हैं। उनसे आप क्या हो, घिरे हो, उनके साथ कुछ न कुछ आपका रिलेशन है, अंतःक्रियाएं हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एक तरह से सांस्कृतिक रिलेशन, चाहे वह सामाजिक रिलेशन हो, चाहे आर्थिक रिलेशन हो। यानी किसी न किसी रिलेशन से आप एक दूसरे से क्या है, बंधे हैं, ठीक है। जैसे आप कुत्ते अगर पालते हैं तो यह कैसा रिलेशन है, सामाजिक रिलेशन है। यह कैसा रिलेशन है, सामाजिक एक तरह से रिलेशन है। आप कुत्ते को पालते हैं, आपके आसपास बहुत से लोग रहते हैं, उनके साथ आपका रिलेशन है, तो यह एक तरह से सामाजिक यानी सोशल जो है एनवायरनमेंट होता है। यानी ऐसे ही को हम सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं, ठीक है। और किसी वस्तु को आपको एक दूसरे से अगर आपको जरूरत है ना, कि हम ये चीज़ परचेज करते हैं, उस व्यक्ति के साथ आप कुछ खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, तो आप अपनी आर्थिक जो है चीज़ें, जो आप अपनी आर्थिक चीज़ों को मजबूत करने के लिए आप करते हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कोई चीज़ आप अपने पेट भरने के लिए आप क्या करते हो, बाहर जाते हो, सामान खरीदते हो, तो यह एक तरह से कैसा इन्वायरमेंट होता है, ये जो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब आर्थिक पर्यावरण होता है जो आपको एक दूसरे से बांधे हुए है। यानी आपको किसी न किसी चीज़ की अगर जरूरत है तो आप दूसरे के पास जाओगे वो चीज़ खरीदने के लिए, लेने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं आर्थिक पर्यावरण कहते हैं, है ना। तो पर्यावरण जो है क्या है, एक अविभाज्य समष्टि है। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पर्यावरण का संरचना, पर्यावरण की जो स्ट्रक्चर होती है या उसके जो प्रकार है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण की संरचना जो स्ट्रक्चर होती है, पर्यावरण जो है किन्हीं दो चीजों से ही बनकर के बनती है। एक आपका बायोटिक फैक्टर, बिना बायोटिक फैक्टर, और अबायोटिक फैक्टर। इन दोनों के बिना आपका पर्यावरण का जो है विकास नहीं हो सकता। यानी हमको इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है एक पर्यावरण की संरचना करने में। तो पर्यावरण की जो संरचना होती है बायोटिक और अबायोटिक दोनों से। बायोटिक का मतलब क्या हो गया, जैविक या, ठीक है, इसी को हम अभौतिक भी कहेंगे, ठीक है, अभौतिक। कभी कभी ये शब्द आते हैं, इसलिए दोनों शब्दों को आप ध्यान में रखें, जैविक या फिर इसी को अभौतिक कहेंगे। अच्छा, अबायोटिक का मतलब क्या हो गया, तो अजैविक यानी जिसमें
जीव न हो, जिसमें जीवन न पाया जाए, जैसे पर्वत है, पठार है, तो इसमें जीवन थोड़ी पाया जाता है, ये मतलब निर्जीव है, एक तरह से आप समझ लीजिए निर्जीव। जो सजीव होंगे वो बायोटिक होंगे, जो निर्जीव होंगे वो अबायोटिक होंगे, है ना। तो अजैविक या इसी को हम कहेंगे भौतिक, ठीक है, भौतिक कारक, ठीक है। तो जैविक या अजैविक तथा अभौतिक या भौतिक कारकों से मिलकर के ही आपका क्या ये बनता है, तो यह एक आपका पर्यावरण का स्ट्रक्चर जो है तैयार होता है। इन्हीं दो चीजों से यह आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, तैयार होता है। अब अगर हम बायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करें, तो बायोटिक फैक्टर का मतलब जितनी भी वनस्पतियां हैं, ठीक है, जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी जंतु हैं, तो इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? एक तो फॉनल, ठीक है, एक तो फॉनल। फॉनल का मतलब क्या हो गया, तो फॉनल का मतलब हो गया वनस्पति, ठीक है, फॉनल, फॉनल यानी वनस्पति, यानी जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। और एक हो गया आपका फ्लोरल, ठीक है, फ्लोरल, फ्लोरल का मतलब होता है जंतु, ठीक है, यानी जितने भी जंतु पाए जाते हैं, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो, चाहे बड़े से बड़ा जानवर हो, वह सभी जो जंतु हैं, ठीक है, जो चलते फिरते हों, यानी जंतु हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर वनस्पति उल्टा लिख दिया मैंने। फॉनल का मतलब होता है जंतु, है ना, फॉनल का मतलब क्या होता है, जंतु, और फ्लोरल का मतलब क्या होता है, वनस्पति, क्या होता है, वनस्पति, ठीक है। तो जंतु और वनस्पति को ही हम क्या बोलते हैं, बायोटिक, ठीक है। जैसे जंतु में भाई क्या होगा, जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, मानव सहित होगा, ठीक है, और सभी प्रकार के जितने भी जंतु की स्पीशीज पाई जाती हैं वह सभी क्या होंगे, फॉनल होंगे, यानी जंतु होंगे। और वनस्पति में क्या होगा, तो वनस्पति में यानी सभी प्रकार के पेड़ पौधे, तो सभी प्रकार के पेड़ जो पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे वह शैवाल हो, चाहे लाइकेन हो, सभी प्रकार के पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं, ठीक है। तो वनस्पति और जंतु इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बायोटिक फैक्टर बनता है, ठीक है। और अबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या हो गया, तो अबायोटिक फैक्टर का मतलब यहाँ पे यह मुख्यतः तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अबायोटिक फैक्टर को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तीन कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी वह तीन कैटेगरी होंगी, एक तो आपका लिथोस्फीयर जिसे हम बोलते हैं स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल, ठीक है। कहीं भी अगर जीव पनप रहा होगा, कहीं भी जीव अगर रहता होगा तो बिना स्थल के तो रहेगा नहीं, है ना। कुछ जीव ऐसे होंगे जो स्थल पे रहेंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल में भी हम जो है रहते हैं, यानी हम उसे जल मंडल कहेंगे, यानी हाइड्रोस्फीयर, यानी जलमंडल। बहुत से ऐसी प्रजातियां हैं जीवों की या वनस्पतियों की जो जल में ही क्या होते हैं, वो सरवाइव करते हैं, पनपते हैं, है ना। और एक जो है आपका एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। ये तीन फैक्टर, ठीक है, यानी पर्यावरण के प्रकार में स्थल मंडल पर्यावरण, जलमंडल पर्यावरण और वायुमंडल पर्यावरण, यह किसके कंपोनेंट होंगे, अजैविक या फिर भौतिक जो है कंपोनेंट होंगे या फैक्टर होंगे। इन्हीं दो फैक्टरों से ही एक पर्यावरण का क्या होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। स्थल मंडल में कई छोटी उप इकाइयां भी है, जैसे झील का पर्यावरण अलग होगा, तालाब का पर्यावरण,
है ना, हर चीज का पर्यावरण क्या होगा, डिफरेंट होगा। तालाब में पाए जाने वाले वनस्पतियों एवं जंतुओं की जो है पर्यावरण उसका अलग होगा। झील में पाए जाने वाले जो जंतु हैं वनस्पति उनका पर्यावरण अलग होगा। खारे पानी में जो पाए जाएंगे उनका अलग होगा। सागर महासागर का अलग होगा। पर्वत क्षेत्र का अलग होगा। पहाड़ का अलग होगा। पठार का अलग होगा। सबका एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंस हम देखने को मिल जाता है। क्लियर है। तो ये चीज जो है, स्ट्रक्चर जो है आपका यह किसका तैयार हुआ, तो यह जो स्ट्रक्चर आपका यह तैयार हुआ इसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण। तो पर्यावरण के स्ट्रक्चर को तैयार करने में इन चीजों की अहम जो है भूमिका देखने को मिल जाती है। क्लियर है, बात आप मेरी समझ पाए। ठीक है, यानी हम पर्यावरण को इन सभी चीजों को, ये आपके जीवन के यानी जीवन जीने के लिए ये चीजें तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी है कि आसपास के आपके बहुत ढेर सारे जितनी भी ढेर सारी प्रजातियां पाई जाएंगी वहां पर जो है जैव विविधता अधिक होती है। हम लोग बायोडायवर्सिटी अगले वाले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये हमने आपको क्या बताया, एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वह जैविक और अजैविक इन्हीं दो फैक्टरों से ही बन करके तैयार होता है। अजैविक का मतलब क्या हो गया, जितने भी जंतु होंगे, वनस्पति होंगे, जितनी भी वनस्पतियों की प्रजातियां यानी पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाएंगी, जितनी भी जंतु की प्रजातियां, चाहे वह सूक्ष्म जीव हो, मानव सहित जंतु हो, है ना, वो उन सभी को हम जैविक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और अजैविक में स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल, ये बेसिक चीजें हैं। इतना तो आपको अब समझ में आ गया होगा। चले आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब मानव और पर्यावरण के बीच जो है कुछ यहाँ पर रिलेशन दिए हुए हैं। जब से यानी मानव का विकास हुआ, यानी मानव से जब मानव ने जन्म लिया, यानी आज से 60,000 साल पहले जब मानव ने जन्म लिया, आज से 60,000 साल पहले, तो मानव धीरे धीरे जो है पहले क्या करता था, वो आखेट करता था। ठीक है, यानी अपने भोजन को, अपनी उदर को, अपने पेट को भरने के लिए वो क्या करता था, शिकार करता था। यानी मानव एक तरह से उन्हीं जंतुओं के समान था जो दूसरे जंतु रहते थे, यानी जैसे बाघ, शेर, तमाम जो जंतु पाए जाते थे, मानव भी उसी तरह से एक जंतु हुआ करता था। ठीक है, उसी तरह से एक जंतु हुआ करता था। यानी क्या करना था, आखेट करना, यानी उसका शिकार करना। आखेट करना मतलब शिकार करना। तो शिकार करना और भोजन संग्रह के रूप में ही मानव जो है एक शुरुआत में हुआ करता था। और इस तरह से मानव का जो स्वरूप था वह क्या था, तो मानव का स्वरूप भौतिक स्वरूप था। कैसा स्वरूप था, भौतिक स्वरूप था। भौतिक स्वरूप के मतलब कि बस अपने पेट को भरने के लिए ही बस उसकी इच्छा थी, बाकी और कोई चीज नहीं। बाकी हम कह सकते हैं मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध था वह एक फैक्टर के रूप में था, एक कारक के रूप में था। जैसे सभी जंतु एक कारक के रूप में थे, वैसे मानव भी शुरुआत में क्या था, एक फैक्टर ही था, यानी पर्यावरण का एक हिस्सा था, एक कारक था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिर मानव धीरे धीरे पशुपालन और पशुचारण, यानी मानव जैसे जैसे आगे विकास करता गया, ठीक है, जैसे जैसे उसके विकास होती गई, चूंकि मानव जो है एक बुद्धिमान प्राणी था, नए नए चीज़ें को वो समझता था, देखता था, तो उसने जो है सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया। शुरुआती में पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पुटअप भी किया जाता है, मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो मानव ने सबसे पहले कुत्ते को जो है पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, अब जब कुत्ते, चूंकि जो कुत्ते होते थे, मानव जो खाता था जूठन, वही उसका जो है कुत्ता वो खा जाता, थोड़ा टुकड़ा दे देता था। और मानव इसलिए कुत्तों को रखता था जो जंगली कुत्ते होते थे, ताकि कुत्ते जो है, चूंकि वो थोड़ा सा भी अगर उनको भनक लगती है या सनसनाहट की भी आवाज़ होती है तो वो तुरंत भौंकने लगते थे। तो उनसे मानव जो है क्या हो जाता था, सचेत हो जाता था। पता चल जाता कि हमको अब यहाँ पे खतरा है, हम सचेत हो जाएं, हम तैयार हो जाएं अगर कोई दूसरा बाह्य जानवर उन पर आक्रमण करने वाला है। तो यानी इसीलिए वह कुत्तों को क्या करता था, पालता था। कारण बस यही था ताकि आसपास के जीवों से उसकी रक्षा हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए इस तरह से वह क्या किया,
पशुपालन जो है शुरू किया और पशुचारण भी जो है शुरू किया। पशुओं के लिए जो है जिस पशु को पालता था उनको भी वह क्या करता था, खिलाता था। यानी एक तरह से मानव क्या बन गया, सामाजिक मानव का निर्माण धीरे धीरे क्या हुआ है, शुरू हुआ। सामाजिक मानव का मतलब कैसे निर्माण हुआ, तो सामाजिक मानव इस तरह से क्योंकि वो पशुओं को क्या करने लगा, पालने लगा तो मतलब उसमें एक सामाजिक जो है उद्भार हुआ। यानी सामाजिक पर्यावरण की दृष्टि से वह एक सामाजिक मनुष्य बन गया। कैसा मनुष्य बन गया, सामाजिक मनुष्य बन गया। यानी एक रूपांतरकर्ता के रूप में मानव उभरा। ये चीजें ध्यान में रखें क्योंकि इनका क्रम मिलाने के लिए आता है, तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फिर मानव धीरे धीरे और विकास करता गया। पौध पालन एवं कृषि, मानव ने जब देखा कि कुछ बीज जो है आसपास, अपने आसपास देखा कि कुछ बीज जो है उन्हीं से कुछ पौधे निकल आए, तो मानव ने सोचा कि ये कैसे निकल आया। धीरे धीरे ये मानव में उत्सुकता बढ़ती गई, जानने की फितरत बढ़ती गई, और इस तरह से आपने पुराने साक्ष्यों में जौ और गेहूं के काफ़ी जो है इतिहास आप पढ़ते ही हैं। तो जौ और गेहूं के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हैं, है ना, सिंधु सभ्यता में या फिर अन्य सभ्यताओं में ये सब खोज देखने को मिलती है। तो मानव जो है धीरे धीरे पौध पालन एवं कृषि, यानी वह मानव क्या करने लगा, पौध पालन करने लगा, यानी खेती करने लगा, और इस तरह से मानव जो है एक अस्थाई निवास बनाने लगा। इसके पहले जो अस्थाई मानव का निवास नहीं होता था, वह क्या करता था, जहाँ भी उसको आखेट करता था, जहाँ उसको खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाती थी वहाँ रुकता था, फिर जो है वह दूसरे जगह चल देता था। यानी मानव जो है एक तरह से अस्थाई निवास उसका नहीं हुआ करता था। लेकिन जब पौध पालन और यह कृषि शुरू हुआ तब मानव धीरे धीरे क्या होना शुरू किया, अस्थाई होना शुरू किया। यानी एक तरह से मानव अब आर्थिक मानव के रूप में जो है उभरा, और एक मानव, यहाँ पर मानव पर्यावरण के बीच में एक संबंध क्या निकल के आता है, परिवर्तनकर्ता के रूप में। यानी मानव अब क्या करता है, पर्यावरण में ही परिवर्तन करता है। किस तरह से परिवर्तन करता है, मानव अब कृषि भूमि को क्या करता है, साफ सफाई, यानी उस वन को काट करके, उसके आसपास के झाड़ियां वगैरह वन को काट करके एक खेत बनाता है और वहां पर खेती करने लगता है। यानी एक परिवर्तनकर्ता के रूप में मानव उभरता हुआ दिखाई देता है। धीरे धीरे मानव जो है बहुत सी धीरे धीरे जैसे ही मानव की और बुद्धि और विकास बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी तमाम चीज़ें क्षेत्र आ गई। जब मानव विज्ञान प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण जो है करने लगा धीरे धीरे, तो यह मानव जो है आपका प्रौद्योगिकी मानव बन चुका है अब। यानी वर्तमान समय में मानव क्या बन चुका है, प्रौद्योगिकी मानव बन चुका है। और आज तक अब तो जानते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। और इस तरह से मानव जो है एक विध्वंसकर्ता के रूप में उभर रहा है। देख रहे हैं हाल ही में, अब जैसे भाई प्रौद्योगिकी यानी ये सब चीज़ें, टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेंगे तो रूस और यूक्रेन को आप देख लो, मानव एक तरह से क्या बन रहा है, विध्वंसकर्ता के रूप में उभर रहा है। तो आज का जो मानव है वह विध्वंसकर्ता के रूप में उभर रहा है। क्वेश्चन में अब पूछा क्या जा सकता है, क्वेश्चन में यहाँ पे यह पूछा जा सकता है कि मानव पर्यावरण के बीच का सही क्रम है। तो सही क्रम अब ऑप्शन में रहेगा कारक, ठीक है, ऑप्शन में किस तरह से रहेगा, कारक, बाकी आगे पीछे ऑप्शन रहेंगे। तो कारक, रूपांतर करता, फिर परिवर्तन करता, फिर विध्वंस करता। यानी पहले मानव क्या था, फैक्टर था, फिर रूपांतर करता बना, फिर जो है परिवर्तन करता बना, और फिर विध्वंस करता बना। यानी मानव जो है इस तरह से क्रम से आगे बढ़ रहा है। यानी वर्तमान समय में मानव क्या है, विध्वंस करता है। तो इनका क्रम ध्यान में रखना है। मानव का स्वरूप का जो क्रम है वह भौतिक मनुष्य से मानव सामाजिक मनुष्य बना, सामाजिक मनुष्य से फिर आर्थिक मनुष्य बना। वर्तमान समय का मानव किस तरह का मानव है, वह प्रौद्योगिकी मानव के रूप में देखा जा रहा है। तो इनका क्रम और इनका क्रम आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जब हम लोग सभी यह टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपके लिए मैं लगभग जो है 200 से 250 क्वेश्चन जो है पर्यावरण पर ले आऊंगा, ठीक है। ये लास्ट सेशन में होगा, जब आप सारे पर्यावरण के टॉपिक पढ़ लेंगे तब फटाफट हम लोग एक बार उनका देखेंगे जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं, पुटअप किए गए हैं। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। तो पर्यावरण पे मानव का अगर हम प्रभाव देखें तो पर्यावरण पर जो मानव का प्रभाव है वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से देखने को मिलता है। यानी कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं जो तुरंत पता चल जाता है, और कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं जो बाद में हमको पता चलता है या फिर समय रहते भी पता नहीं चल पाता, यानी इनडायरेक्ट हम जो है
यहाँ पर इफेक्ट जो है देखने को मिल जाता है, इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, तो भूमि उपयोग में परिवर्तन सबसे पहले मानव जब कृषि करना सीखा, तो आप जानते हैं कि जो झूम कृषि होती है, सबसे पहले मानव सबसे पुरानी जो कृषि है वह कौन सी कृषि है? झूम कृषि। झूम कृषि यानी जिसे आप बोलते हो स्थानांतरित कृषि, ठीक है, स्थानांतरित कृषि। तो मानव सबसे पहले स्थानांतरित कृषि को जो है सीखता है, यानी झूम कृषि करना सीखता है, यानी आसपास के खेत को, यानी आसपास का जो वन है उसको काट करके, जला करके फिर वहाँ पे कृषि करता है। फिर जब उसकी उपजाऊ थोड़ा कम हो जाता है, जब उतना उपजाऊ नहीं होती है, तो उसको छोड़ करके किसी दूसरे खेत को, किसी दूसरे जगह को, वहाँ के वन को काट करके, ठीक है, वहाँ पर खेत बनाता है, और इस तरह से यह प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। यानी वो क्या करता है? वनों की कटाई करके जो है अपनी भौतिक चीज़ों की पूर्ति करने के लिए वह भूमि उपयोग में क्या करता है? परिवर्तन करता है। यानी पहले जंगल का विस्तार बहुत हुआ करता था, धीरे धीरे जंगल क्या होता जा रहा है? सिकुड़ता जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में लगभग 257 वर्ग किलोमीटर की, अगर पिछले वन रिपोर्ट की अगर हम बात करें, तो 257 वर्ग किलोमीटर की वनों की क्या की गई? कटाई की गई, ठीक है। वनों की क्या की गई? कटाई की गई, ताकि वहां पर लोग रह सकें, आवास हो सके उनका। तो इस तरह से काफी वनों की वहां पर कटाई की गई है, ठीक है। इस तरह से इसका डायरेक्ट जो है प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। किस तरह का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? जब वनों की कटाई की जाएगी, तो आप जानते हैं कि असम वगैरह या अरुणाचल प्रदेश वगैरह क्षेत्रों में, ठीक है, अगर वहाँ पेड़ पौधों को काट दिया जाए तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, 250 से 300 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, और इतना ज़्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी का क्या होगा? कटाव अधिक होने लगेगा। और इन्हीं मिट्टी के कटाव के कारण अब अगर वहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होती है, तो पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को क्या करते हैं? बांधे रखते हैं, रोके रहते हैं, वो मिट्टी के कटाव को नहीं होने देते हैं। तो पेड़ पौधों को ना काटा जाए उतना ही उचित होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह से प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है, बाढ़ आता है, ये तमाम चीज़ें जो है होने लगती हैं, और असमय जो है बारिश होती है। असमय बारिश आप देख रहे हैं, पहले समय से बारिश होती थी, अब असमय बारिश होने की जो है संभावना, कहीं जहां बारिश बिल्कुल संभावना नहीं होती थी। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो गुजरात में काफ़ी वर्षा हुई, जयपुर में बाढ़ जैसी हालात बन गए, ठीक है। तो यह सब इसी की देन है। निर्माण एवं उत्खनन कार्य, तो निर्माण एवं उत्खनन कार्य यानी अपनी भौतिक चीज़ों की पूर्ति के लिए मानव क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है, नए भवनों का निर्माण कर रहा है, औद्योगिक इकाइयां जो है लगा रहा है, तमाम चीज़ें, फैक्ट्रियां वगैरह लगाई जा रही हैं, ताकि मानव को भौतिक चीज़ों की पूर्ति हो सके, ठीक है। और इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, उत्खनन कार्यों से भी। मौसम रूपांतरण का कार्यक्रम, मौसम रूपांतर कार्यक्रम, तो मौसम रूपांतर कार्यक्रम का मतलब यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यह ध्यान में रखें। मानव अब धीरे धीरे अब क्या करने लगा है कि जैसे मेघ बीजन जिसे हम एक क्लाउड सीडिंग भी बोलते हैं, है ना, क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग जिसे कहा हिंदी में कहते हैं मेघ बीजन। मेघ मतलब बादल, ठीक है, तो मेघ बीजन, ठीक है, सीडिंग का मतलब बीज बोना एक तरह से, ठीक है। तो मेघ बीजन का भी मानव एक तरह से उत्तरदायी है। जहां पे बारिश नहीं हो रही है, आज कैसी बारिश कराई जा रही है? कृत्रिम वर्षा जो है कराई जा रही है। कैसी वर्षा? कृत्रिम, इसी को हम बोलते हैं कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा में करते हैं क्या है? मेघ बीजन हम करते हैं। मेघ बीजन किस तरह से? मेघ बीजन होता क्या है? तो हम करते क्या है, ठीक है, हेलीकॉप्टर या वायुयान से, ठीक है, एरोप्लेन से, वायुयान से, ठीक है, वायुयान से, चाहे सोडियम क्लोराइड हो, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हो, या फिर आयोडाइड हो, सल्फेट, ठीक है, आयोडीन व ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आयोडीन व ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब जिसे हम ड्राई या आप कह सकते हैं सूखा बर्फ, ठीक है, इसी को हम ठंडा सूखा बर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडा सूखा बर्फ, सूखा बर्फ, ठीक है।
ये जो आयोडीन है यह किसका हम करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड या कैल्शियम आयोडाइड, ठीक है, कैल्शियम आयोडाइड या सोडियम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, कैल्शियम आयोडाइड हो, ये तमाम जो लवण है, ठीक है, मुख्य रूप से बस ये दो चीज आप ध्यान में रखें, सिल्वर आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिल्वर आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के हम क्या करते हैं, जहां पे कम से कम 40% बादल हो, जहां पे हम ये जो मेघ बीजन है हम कहां करते हैं, जहां पर कम से कम 40% बादल हो, यानी बारिश ना हो रही हो, वहां पे बादल जो है लगभग 40% बादल हो, तो हम उस बादल के ऊपर किसका छिड़काव करते हैं, तो उस बादल के ऊपर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड या फिर कैल्शियम आयोडाइड या फिर NaCl, इन तमाम लवणों का हम क्या करते हैं, उस पर जो है उसकी पाउडर के रूप में यानी बूंदों के रूप में उस पर छितराव करते हैं उस बादल के ऊपर। तो वो बादल क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट पर करने के साथ ही एक तेजी के साथ वहां पर क्या करा देता है, बारिश करा देता है, जिसे इसी को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा कहते हैं, कृत्रिम वर्षा कहा जाता है। बात समझ में आ गई, तो इसे को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम वर्षा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि कृत्रिम वर्षा किसके कारण होता है या कृत्रिम वर्षा में हम क्या चीज उपयोग करते हैं। तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड या कैल्शियम आयोडाइड के साथ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं या सूखा बर्फ के रूप में हम इनको जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अगला, ठीक है, तो ये मौसम रूपांतर जो है कार्यक्रम है, जिसके कारण जो है यह तुरंत जो है आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी मौसम में क्या होता है, यानी आप प्राकृतिक में छेड़छाड़ करते हैं, यानी प्रकृति के साथ आप क्या करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, है ना। चले आगे, अब हम लोग बात करते हैं नाभिकीय कार्यक्रम। नाभिकीय कार्यक्रम आज अगर हम देखें तो लगभग 2020 के अनुसार लगभग 450 से भी अधिक जो है न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर यानी तमाम देश जो है अपनी ऊर्जा की आपूर्ति के लिए नाभिकीय रिएक्टर पर जो है डिपेंड है, और 450 से भी अधिक जो है पूरे देश में नाभिकीय रिएक्टर जो है वर्तमान में काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अक्सर आप जापान में सुनते होंगे, इस नाभिकीय रिएक्टर में कहीं ना कहीं रिसाव हो जाता है और समुद्री जो पानी होता है उसके आसपास का काफ़ी जो चीज़ होता है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। और रेडियो एक्टिव पदार्थ होने के कारण उस आसपास के पर्यावरण या उस आसपास का जो जलीय पर्यावरण है, एक्वेटिक जो एनवायरनमेंट है, उसको बेहद जो है वो खराब कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन कर जाते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जैसे कि चेरनोबिल की जो यूक्रेन का चेरनोबिल की घटना है 1989 में, या 1976 में, जैसे अगर हम देखें तो 3 माइल जो आइलैंड है, 3 माइल आइलैंड पर 1979 में वहाँ पे 1976 में वहाँ पे भी घटना का सामना करना पड़ा। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है एक्सप्लोजन कर गया और वहाँ आसपास जितने भी समुद्री जीव थे उसके प्रभाव में आ गए और वो सब मारे गए। ठीक है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, तो उससे जो है नाभिकीय कार्यक्रम के द्वारा भी यह प्रत्यक्ष रूप से तुरंत प्रभाव देखने को मिल जाता है। ठीक है, और कुछ वही ऐसे भी फैक्टर होते हैं, ऐसे भी प्रभाव होते हैं जिन्हें हम अप्रत्यक्ष प्रभाव कहते हैं। यह धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, तुरंत यह प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन इसका भी प्रभाव काफ़ी गहरा होता है। जैसे कि पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो 4000 से अधिक
4000 से अधिक जो है रसायन छोड़े जाते हैं। ठीक है, स्थल और जल पे 4000 से अधिक जो है रसायन छोड़े जाते हैं पूरे विश्व में। जो कुछ कीटनाशक होते हैं, रासायनिक दवाएं होती हैं, रासायनिक उर्वरक होते हैं आदि का प्रयोग हम करते हैं। और यह इस तरह से हम पूरे स्थल और जल में कुल 4000 से अधिक जो है रसायनों को छोड़ते हैं। और ये रसायन जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होते हैं, जल में मिल जाते हैं, या हम पानी जो पीते हैं या जो भी हम चीज़ खाते पीते हैं उनमें कहीं ना कहीं उसका अंश देखने को मिल जाता है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम जहरीले तत्वों के पारिस्थितिक तत्वों से क्या है, घिरे हुए हैं। यानी आहार श्रृंखला और आहार जाल के में परिवर्तन हमारा क्या हो, परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो हमारी जो खाद्य श्रृंखला है धीरे धीरे अब क्या हो गई है, चेंज हो गई है। जो पहले के लोग थे वो देखो आपके मोटे अनाज ज़्यादा खाया करते थे। क्या आज आप उतने ही मोटे अनाज खाते हो? जो पहले के वृद्ध लोग जो है मोटे अनाज खाया करते थे, बजरी खाते थे, बाजरा खाते थे, उनसे चीज़ों से बनी वस्तुएं जो है खाया करते थे। आज आप देख लो, आज आप क्या खा रहे हो, है ना। और इस संदर्भ में डीडीटी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, जो डीडीटी सबसे अधिक जहरीला तत्व है। इन सभी रसायनों में डीडीटी का जो है एक रासायनिक और ठीक है जो हम खादों के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल डीडीटी का प्रयोग तो अब बंद हो गया है, लेकिन यह सबसे अधिक जहरीला तत्व है। यह डीडीटी का जो छिड़काव किया जाता है, पहले किया जाता था, फिलहाल अब उतना नहीं किया जाता, लेकिन यह सबसे अधिक जहरीला तत्व है। ये जो है आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट करिएंगे, डीडीटी का फुल फॉर्म आप सभी लोग बताएंगे क्या होता है। ठीक है, प्रतिवर्ष मनुष्य द्वारा 2000 रसायनों का पर्यावरण में विमोचन किया जा रहा है। ठीक है, 2000 क्या 4000 से अधिक किया जा रहा है। इनके मतानुसार ये जहरीले तत्व महिलाओं की गर्भ में नली से होते हुए उनके गर्भाशय में पनपते हुए भ्रूण तक पहुंचता है, और जिस कारण महिलाओं में गर्भपात की भी काफ़ी समस्या देखने को मिल पा रही है। और पहले ही समय से पहले ही क्या होने लगता है, प्रसव होने लगता है। तो जो समय पहले था धीरे धीरे यह केस जो है बहुत बढ़ता गया। यानी जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में जो गर्भपात का यह केस ज़्यादा बढ़ गया है, और उनमें यह प्रसव जो है समय से पहले होने लगता है। नगरीकरण, औद्योगिकी विस्तार और भूमि उपयोग में परिवर्तनों के कारण मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होने लगते हैं। और यह परिवर्तन बहुत एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। जैसे आज आप चाय पीते हो, ठीक है, चाय पीते हो, चाय भी एक स्लो पॉइजन की तरह ही काम करता है, लेकिन यह आपको पता नहीं चलता है। धीरे धीरे जब इसका असर होता है तो ये असर होता है, लेकिन ये बाद में पता चलता है। कई लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, कई लोगों को जो है कई चीज़ों का सामना जो है देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं। तो मानव पर्यावरण संबंधी हम अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो मानव जो भूगोलवेत्ता हैं, जो भूगोल के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, पर्यावरण के संबंधी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, आसपास के वस्तुओं जंतुओं उस पर होने वाले प्रभाव का जो अध्ययन करते हैं, जिन्हें हम भूगोलवेत्ता या पर्यावरणविद कहते हैं। कुछ लोगों ने मानव और पर्यावरण के बीच में रिलेशन बताया है, सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन्हीं सिद्धांत को हम लोग यहाँ पर कुछ जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और यह जो डिस्कशन है यह इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं की, तो पहली जो अवधारणा है जिसे हम नियतिवादी अवधारणा कहते हैं, यानी डिटरमिनिज्म अप्रोच। तो डिटरमिनिज्म में जो अप्रोच है इसमें मानव को क्या बताया गया है कि मानव प्रकृति का एकमात्र सूक्ष्म जीव है। यानी इसमें यह बताया गया कि मानव क्या है, मानव प्रकृति का, नेचर का, पर्यावरण का एक क्या है, यानी उस एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में मानव रह रहा है वह एकमात्र सूक्ष्म क्या है, जीव है। एकमात्र क्या है, सूक्ष्म जीव है। जैसे अन्य सभी जीव जंतु रहते हैं उस पर्यावरण के अंदर, उस पर्यावरण के अंदर जो रहने वाला मानव है
वह भी एक क्या है, सूक्ष्म जीव है। अर्थात इस अवधारणा यानी जो नियतिवाद की अवधारणा है, इस अवधारणा में बताया गया कि प्रकृति जो है, प्रकृति यानी जो पर्यावरण है, ठीक है, प्रकृति जो है वह शक्तिशाली है या सर्वशक्तिमान है ना। प्रकृति क्या है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, किंतु मानव प्रकृति का एक कठपुतली की तरह है, कठपुतली है। बात समझ में आई? यानी यहां पर इस सिद्धांत के अवधारणा में यह बताई गई कि नेचर जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट है, नेचर स्ट्रांग है और मानव बहुत सूक्ष्म है। मानव एक जो है एक अंग है, एक छोटा सा अंग है उस पर्यावरण का या उस नेचर का या उस प्रकृति का। यानी प्रकृति को सर्वशक्तिमान यहाँ पर बताया गया है और मानव के एक सूक्ष्म प्राणी की तरह यहाँ पर दिखाया गया है। और इस जो अवधारणा है, जो यह सिद्धांत है, इस अवधारणा का जो प्रतिपादन करने वाले हैं, ठीक है, इस अवधारणा को ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जाता है इसलिए याद रखेंगे। इस अवधारणा को हमबोल्ट, ठीक है, कार्ल, ठीक है, इस अवधारणा को कार्ल रिटर रेटजेल, कार्ल रिटर रेटजेल जैसे पर्यावरणविद का मतलब जो पर्यावरण के ज्ञाता हैं, ठीक है, जो भूगोलविद्ता हैं, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर जो हमबोल्ट हैं, कार्ल रिटर हैं, रेटजेल हैं, ठीक है, रेटजेल है भाई ये, ठीक है, रेटजेल। तो हमबोल्ट, कार्ल रिटर और रेटजेल इस अवधारणा के क्या है, प्रतिपादक है। इन्हीं के द्वारा यह जो है अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं, ठीक है। यानी मानव प्रकृति का एकमात्र सूक्ष्म क्या है, जीव है, ठीक है। यह 1920 तक यह चीजें जो है आपको यह चीजें जो है मानता रहा, ठीक है। यानी प्रकृति ने मनुष्य को बनाया, यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा ही, यानी प्रकृति ने ही क्या किया है, प्रकृति ने ही मानव को बनाया है, मानव को बनाया है। तो प्रकृति ने ही मानव को क्या किया है, बनाया हुआ है और मानव प्रकृति का एकमात्र सूक्ष्म जीव है इस अवधारणा के अंतर्गत। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ ध्यान में रखेंगे, ये सेंटेंस के रूप में आते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखेंगे कि नियतिवादी अवधारणा में क्या यहाँ पे सिद्धांत दिया कि मानव प्रकृति का एकमात्र सूक्ष्म जीव है, अर्थात प्रकृति ने ही मानव को बनाया है और प्रकृति को यहाँ पर जो है नेचर को सर्वशक्ति समान बताया गया है और मानव जो ह्यूमन बॉडी है वह एक सूक्ष्म जीव है, एक अंग है प्रकृति का, एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है। और इसके प्रतिपादक कौन है, तो हमबोल्ट है, कार्ल रिटर है, रेटजेल है, अन्य जो है सभी पर्यावरण नाम जरूर याद रखिएगा, ये अक्सर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे संभववादी अवधारणा यानी पॉसिबिलिज्म अप्रोच, ठीक है। इस अवधारणा को कौन कौन जो इस अवधारणा को मानने वाले जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरणविद जो इस अवधारणा को मानते हैं, तो विडाल डी लाप्लास, विडाल डी, ये डी है, विडाल डी लाप्लास, ब्रूंज, ठीक, ये सभी पर्यावरणविद है। ब्रूंज, ईसा बोमेन, एल एब्रे, डिमांजिया, ठीक, ये सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो
ये कुछ पर्यावरणविद हैं, भूगोलवेत्ता हैं, जिन्होंने पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया है। मानव और पर्यावरण के बीच में अवधारणा प्रस्तुत की है। कौन सी अवधारणा? संभववादी अवधारणा। इस अवधारणा को निश्चयवादी अवधारणा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निश्चयवादी अवधारणा। ठीक है, संभववादी मतलब निश्चयवादी। तो इस अवधारणा को निश्चयवादी अवधारणा भी कहा जाता है। अब इसमें यहाँ पे यह बताया गया कि मानव सर्वशक्तिमान। इस अवधारणा के अंतर्गत यह बताया कि मानव सर्वशक्तिमान है, अर्थात मानव पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। अगर मानव के पास वो सभी भौतिक चीजें हो, वो सभी भौतिक वस्तुएं हो, तो वह मानव क्या कर सकता है? पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। यानी यहाँ पर यह बताया गया कि मानव यहाँ सर्वशक्तिमान है, यानी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण इकाई है। यानी यहाँ पर यह बताया गया कि मानव प्रकृति का एक महत्वपूर्ण इकाई है या अंग है, इकाई है। यानी मानव को यहाँ पर शक्तिशाली बताया गया प्रकृति से, और यह बताया गया कि मानव अगर चाहे तो वह क्या कर सकता है? पर्यावरण या प्रकृति में। पर्यावरण का मतलब नेचर, ठीक है, यहाँ पर नेचर भी आप लिख सकते हो, प्रकृति। ठीक है, तो पर्यावरण या प्रकृति में वह क्या कर सकता है? परिवर्तन ला सकता है। अगर उसके पास सभी सुविधाएं अगर वह उपलब्ध हो तो वह परिवर्तन करने का, चेंजेस लाने का जो है कर सकता है, पर्यावरण में चेंज कर सकता है, और मानव वर्तमान समय में कर भी रहा है ना। यानी और इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले कौन है? तो विडाल डी लाप्लास है, ब्रूंज है, ईसा बोमेन है, एल फैब्रे है, डिमांजिया है। ये तमाम लोग हैं जो इस सिद्धांत को मानते हैं। ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एल फैब्रे द्वारा ये जो संभववादी शब्द है, संभववाद का जो शब्द है, एल फैब्रे द्वारा ही दिया गया है। एल फैब्रे ने ही संभववाद शब्द से पहले यह शब्द दिया था। तो यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऐड कर दूं, ठीक है, संभववाद शब्द, ठीक है, मैं सारी चीजें इंक्लूड कर रहा हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। ठीक है, संभववाद, ये जो शब्द है संभववाद का, संभववाद शब्द सर्वप्रथम एल फैब्रे ने ही प्रस्तुत किया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो पहले वाले जो नियतिवादी सिद्धांत था उसमें नेचर को शक्तिशाली बताया गया, मानव को एक सूक्ष्म अंग बताया गया नेचर का। यहाँ पर क्या बताया कि जो मानव है वह प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग है, और वह अगर चाहे तो वह जो है पर्यावरण यानी प्रकृति में, नेचर में क्या ला सकता है? चेंजेस ला सकता है, परिवर्तन कर सकता है। फिर अगली जो अवधारणा है ठीक है, अगली जो अवधारणा है वह है नवनियतिवाद की अवधारणा, यानी नियो डिटर्मिनिस्ट अप्रोच। ठीक है, और यह जो अवधारणा है, इसकी अवधारणा कौन कौन जो है इस अवधारणा को मानने वाले हैं? ठीक है, तो यह अवधारणा ग्रिफिथ, टेलर व OH ठीक है, OH के स्पेट, ये पूरा नाम है उनका। तो OH के स्पेट द्वारा
प्रस्तुत किया गया। तो यह जो अवधारणा है, इन अवधारणा को मानने वाले जो है ग्रिफिथ टेलर, नाम याद रखिएगा। नवनियतिवादी का जो है सिद्धांत या नवनियतिवादी की जो अवधारणा है वह ग्रिफिथ टेलर और OH स्पीड द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब इस अवधारणा या इस सिद्धांत के अनुसार क्या बातें की गई, तो यह ध्यान में आपको रखना है। इस सिद्धांत के अनुसार या इस अवधारणा के अनुसार, अवधारणा के अनुसार मानव को रुको और जाओ, ठीक है, मानव को क्या करना चाहिए, रुको और जाओ की नीति, रुको और जाओ की नीति अपनानी चाहिए, अपनानी चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपको सतत विकास चाहिए, कैसा सतत विकास, सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए नवनियतिवाद की अवधारणा अपनानी चाहिए, अपनानी चाहिए। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करना है तो आपको नवनियतिवादी अवधारणा अपनानी चाहिए। नवनियति अवधारणा का मतलब क्या है, जैसे जो जहाँ पर नेचर में जो भी चीज़ें हैं, जो प्रकृति में या उस प्रकृति के पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं, उस प्रकृति के पर्यावरण में वो चीज़ें यथा स्थिति में ही बनी रहनी चाहिए। यथा स्थिति में बनी रहनी चाहिए का मतलब यह है, जो जैसे है वैसे रहिए। आप पर्यावरण के अंदर आए हैं, आप नेचर के अंदर रह रहे हैं, तो आप बस नेचर के अंदर रहिए, उसका लुत्फ उठाइए। ठीक है, और अपना जो है, जब आप मृत्यु को प्राप्त हो तो आप चले जाइए, यानी रुको और जाओ की नीति। रुकिए, लेकिन प्रकृति में या उसमें छेड़छाड़ करने की या परिवर्तन लाने का प्रयास न करिए, और प्रयास भी करिए तो इस तरह से प्रयास करिए कि नेचर को हानि न हो। ठीक है, यानी रुको और जाओ की नीति अपनानी चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रुको और जाओ की नीति किस अवधारणा या किस सिद्धांत के अंतर है, तो यह अवधारणा नवनियतिवादी अवधारणा के अंतर्गत आता है। तो ये तीन अवधारणाएं हमने बताया, ये तीनों अवधारणाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह तीन इंपॉर्टेंट जो अवधारणाएं हैं, यह जरूर आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई, सभी ये लोग जो है एक बार जरूर कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो मानव को क्या कहा गया, रुको और जाओ। रुको और जाओ का तात्पर्य यह है कि आप उस नेचर के अंदर आप अगर रह रहे हैं तो उस नेचर में परिवर्तन करने की कोशिश न करिए। परिवर्तन अगर आपको करना ही है तो आप अपने अंदर परिवर्तन लाइए, और इस तरह से परिवर्तन लाइए कि वहाँ का पर्यावरण जो एनवायरनमेंट है वह जो है विचलित न होने पाए। ठीक है, यानी, और यह सिद्धांत किस सिद्धांत के अंतर्गत है, नवनियतिवाद। किसका है, तो यह ग्रिफिथ टेलर और OH जो है स्पेट का यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, चले आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अगला डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। चल, अब हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिक, यानी अगले टॉपिक पर, पारिस्थितिक और पारिस्थितिक तंत्र पर। यह आपके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, और इस टॉपिक को पूरा अंत तक आप जरूर देखें। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% आपकी रहेगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे, फिर आगे डिस्कशन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक होता है पारिस्थितिकी, एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी एक होता है इकोलॉजी और एक होता है इकोसिस्टम।
ठीक है, दोनों को हम अलग अलग जो है डिफाइन करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे पारिस्थितिकी की, ठीक है, कि पारिस्थितिकी होता क्या है, ठीक है, यानी इकोलॉजी। तो आइए समझते हैं इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी जो ये शब्द है, ठीक है, यह बना है इकोलॉजी, ठीक है। तो ये जो इकोलॉजी ओइके, आप कह सकते हो इको ओइके बोलते हैं ना, OEIKO, ठीक है। ओइको का मतलब होता है घर, ओइको का मतलब क्या होता है, घर, ठीक है। और लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, क्या करना, अध्ययन करना। लॉजी शब्द का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, ठीक है। यानी हम किसी एक ऐसे घर का अध्ययन करने जा रहे हैं, हम एक ऐसे घर का मतलब कैसा घर, जो कोई जीव अगर रह रहा हो तो उस जीव के आसपास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, यानी एक तरह से हम कहें जो अजैविक है और जो जैविक है, ठीक है, किसी जीव के चारों ओर का, ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, एक पर्यावरण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी को हम एक तरह से हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। यानी जितने भी जीव समुदाय हैं, केवल एक ही जीव नहीं, उस पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी जीव समुदाय हैं, यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि पर्यावरण किसका होगा, पर्यावरण किसी जीव के, जो जीव समुदाय है, उस पर्यावरण के अंतर्गत जितने भी वनस्पति व जीव समुदाय वनस्पति और जंतु दोनों होंगे, ठीक है ना। तो पर्यावरण एवं जीव समुदाय, ठीक है। तो पर्यावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को ही इकोलॉजी यानी यहाँ पे पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझ ले एक बार, ठीक है। पर्यावरण क्या होता है भाई, तो किसी पर्यावरण के अंतर्गत कई जीव समुदाय होंगे। जीव समुदाय का मतलब होता है, जीव समुदाय का मतलब केवल जंतु नहीं, इस जीव समुदाय का मतलब, यह जो जीव समुदाय शब्द है, इस जीव समुदाय का मतलब होता है जंतु प्लस वनस्पति, ठीक है। यानी जो जीव समुदाय है, तो जीव समुदाय में वनस्पतियों की भी, उस एनवायरनमेंट के अंदर वनस्पतियों की भी प्रजातियां होंगी, और उसमें तमाम प्रकार के जो जीव जंतु या मानव वहां पे वास कर रहा है, उन सभी के बारे में, उन सभी के पारस्परिक संबंध को, जो पर्यावरण से उसके साथ रिलेशन है, उसी संबंध के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी इकोलॉजी कहते हैं। अब इस इकोलॉजी में उस जीव समुदाय के अंदर रहने वाले लोग, उनका जो खाद्य श्रृंखला है, जो उनका ऊर्जा प्रवाह है, वह किस तरह से, एक तरह से आर्थिक संबंध रखते हैं, सामाजिक संबंध रखते हैं, सांस्कृतिक संबंध बनाते हैं, इस तरह से तमाम चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है, उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और पारिस्थितिकी, ये जो शब्द है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द को पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। शब्द को सर्वप्रथम 1966 में 1966 में अर्नेस्ट, ठीक है, तो अर्नेस्ट हेकेल द्वारा दिया गया। तो अर्नेस्ट हेकेल ने ही सर्वप्रथम क्या किया था, जो इकोलॉजी शब्द है, जो पारिस्थितिकी जो शब्द है, इस पारिस्थितिक शब्द को देने वाले कौन है, अर्नेस्ट हेकेल हैं। 1966 में इन्होंने यह कहा था, ठीक है। और इको का मतलब हमने क्या बताया, घर,
ओलॉजी का मतलब अध्ययन। तो यानी हम किसी ऐसे घर का अध्ययन करने वाले हैं, यानी हम किसी ऐसे घर का हम अध्ययन कर रहे हैं जिसमें कई जीव समुदाय यानी वनस्पति और जंतुओं का, ठीक है, वनस्पतियों और जंतुओं की कई प्रजातियां उस एनवायरनमेंट के अंदर जो है निहित हैं, वह सम्मिलित हैं, और उन्हीं के बारे में हम इनके बीच जो संबंध होता है, जो अंतर क्रियाएं होती हैं, जो सामाजिक संबंध होता है, जो आर्थिक संबंध होता है, जो सांस्कृतिक संबंध होता है, उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी इकोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, चले अब इकोलॉजी शब्द हम लोग समझ गए। अब इकोलॉजी से हम लोग आगे देखेंगे कि इकोलॉजी ये जो शब्द है इसकी जो है शाखाएं, यानी इनके जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इकोलॉजी यहाँ पे जो शब्द है, ठीक है, इकोलॉजी, तो जो पारिस्थितिकी विज्ञान है जिसे हम इकोलॉजी भी कहते हैं, इस इकोलॉजी साइंस को समझने के लिए कई शाखाएं हैं। अब इन शाखाओं के अंतर्गत अगर हम देखें, यानी ऑर्टिकोलॉजी यानी स्वपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी में हम क्या करते हैं? हम इसमें किसी एक ही जंतु या किसी एक ही वनस्पति या किसी एक ही पौधे, वनस्पति का मतलब किसी एक ही पौधे की प्रजाति पर हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे डिनोट कर देता हूं ताकि आपको चीजें जो है समझ में आ जाए। ठीक है, एक ही जंतु या पौधे, चाहे, ठीक है, पौधे यानी वनस्पति, एक ही जंतु या पौधे की प्रजाति तथा वातावरण या पर्यावरण तथा वातावरण के बीच संबंध को, ठीक है, यानी उस एनवायरनमेंट में रहने वाला, किसी एनवायरनमेंट में रहने वाला एक ही जंतु, ठीक है, एक ही जंतु जो किसी एक ही प्रजाति का हो, जैसे मानव या जैसे खरगोश या जैसे कुत्ते के यहाँ जितने भी कुत्ते हैं एक ही प्रजाति के कुत्ते, तो एक ही प्रजाति के कुत्ते हो, एक ही प्रजाति का पौधा हो या एक ही प्रजाति का कोई भी जंतु हो, उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में और उसके आसपास के जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसके संबंध में जो हम अध्ययन करते हैं, वह किस तरह से काम करता है। जैसे कुत्ता है, हम कुत्ते को देखते हैं, वह किस तरह से सर्वाइव करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोता है, कैसे क्या करता है, उस चीज़ों के बारे में अध्ययन करता है। वह कब उसको भूख लगती है, क्या चीज़ें करता है, तो वह सभी चीज़ों को अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्वपारिस्थितिकी मतलब किसी एक ही प्रजाति के जंतुओं या वनस्पतियों तथा वातावरण के बीच के संबंध का जो अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई भैया? एक ही जंतु या पौधे की प्रजाति तथा उस एनवायरनमेंट के बीच में जो संबंध होता है उसी के बारे में अध्ययन करने को स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। समुदाय पारिस्थितिकी नाम से समझ में आ रहा है, समुदाय का मतलब क्या हो गया था? अब उस एनवायरनमेंट के अंदर सभी प्रकार के जंतुओं और वनस्पतियों, ठीक है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? उस पर्यावरण के अंतर्गत सभी जीव जंतु, अब वह जीव जंतु चाहे वह वनस्पति हो चाहे जंतु हो, ठीक है, सभी जीव जंतु तथा वातावरण, यानी वहां का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वातावरण है भैया, ये वातावरण, तो ठीक है, यानी उस पर्यावरण के अंतर्गत जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी जंतु हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, उन सभी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं सिनुकोलॉजी, यानी समुदाय पारिस्थितिकी। बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं? समुदाय पारिस्थितिकी। अच्छा, कुछ हम पारिस्थितिकी को आवास स्थान के आधार पर भी हम इनको अलग अलग देख पाते हैं। यानी आवास स्थान के आधार पर अगर हम देखें तो इनको मेनली हम दो तरह से डिफाइन करेंगे, एक जलीय यानी एक्वेटिक इकोलॉजी और एक जो है आपका स्थलीय पारिस्थितिकी, स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी।
तो जो इक्वेटिक इकोलॉजी है यानी जलीय पारिस्थितिकी, यानी जो ऐसे वनस्पति या जंतु, ऐसे वनस्पति या जंतु जो जल में रहते हैं, जो जल में पर्यावरण करते हैं, जो जल का वातावरण होता है उनमें जो वास करते हैं, जो सरवाइव करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जलीय पारिस्थितिकी कहते हैं। जलीय पारिस्थितिकी क्या हो गया? ऐसे जीव जंतु या वनस्पतियां जो जल में सरवाइव करते हैं, जो जल में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जलीय पारिस्थितिकी। अब ये होते हैं दो तरह के। यह दो तरह के कैसे? एक स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी, एक समुद्री जल की। समुद्री जल का मतलब खारे, स्वच्छ जल का मतलब मीठे पानी की या ताजे पानी की कह सकते हैं। तो मीठे पानी की पारिस्थितिकी, ताजे पानी की पारिस्थितिकी या फिर समुद्री जल की पारिस्थितिकी। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं जल पारिस्थितिकी, एक स्वच्छ जल की, एक समुद्री। समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है, आप सभी लोग जानते हैं। स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी में जैसे झील का पारिस्थितिकी। ठीक है, झील कैसा होता है भाई? स्वच्छ जल का होता है। अधिकतर कैसे होती हैं? स्वच्छ जल या हिमानी झील आप कह सकते हैं। कई, अब जैसे आप ये ना कहते हैं ना कि भैया चिल्का झील का पानी कैसा है? खारा है। लेकिन हम यहाँ पे बात करें स्वच्छ जल में, यानी अपने भारत में पाए जाने वाली अधिकतर झीलें कैसी हैं? वह स्वच्छ जल की झीलें हैं। ठीक है, तो झील का पारिस्थितिकी, तालाब की पारिस्थितिकी। ठीक है, स्वच्छ जल वाले में झील आएगा, समुद्री जल वाले में भी झील आएगा, लेकिन समुद्री जल यहाँ पे हम सागर और महासागर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो झील, तालाब, ठीक है, या सोते जल की पारिस्थितिकी या नदी की पारिस्थितिकी। नदी भी कैसा होता है? स्वच्छ जल का होता है। तो नदी की पारिस्थितिकी, ये सभी उदाहरण किसके हैं? स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी के हैं। यानी इसमें इस तालाब में पाए जाने वाले या झील में पाए जाने वाले, या हम कहें नदी में पाए जाने वाले जो वनस्पतियां हैं या फिर जो यहाँ पे जीव जंतु, जो जंतुएं पाई जाते हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है, उनका जो पर्यावरण है, उनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी कहते हैं। वहीं समुद्री जल की पारिस्थितिकी कहें तो सागर या महासागर। ठीक है, सागर या महासागर। तो इसके अंतर्गत सागर या महासागर, तो सागर या महासागर की जो पारिस्थितिकी होती है वह समुद्री जल की पारिस्थितिकी होती है। और ध्यान में रखें, विश्व का अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन होता है, तो विश्व का सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र समुद्री जल का पारिस्थितिकी होता है। समुद्र जल की जो पारिस्थितिक होती है, यह ध्यान में रखेंगे, यहां पे मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं। ठीक है, महासागर या सागर की पारिस्थितिकी सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र होता है। स्थिर या अस्थाई पारितंत्र होता है। तो बात समझ में आई गई? ठीक है, अगर पूछा जाए वह कौन सा पारिस्थितिकी है जो सबसे अस्थाई या स्थिर पारिस्थितिकी होता है, तो वह समुद्री जल या आप कह सकते हैं महासागर या सागर की जो पारिस्थितिकी होती है, उसका पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र वह सबसे क्या होता है? वह अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब होता है कि उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें ताप परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होता। जैसे आपके इक्वेटर के पास जो पानी होता है, जो समुद्र का जल होता है, यानी महासागर का जो जल होता है, वह समुद्र का जल टेम्परेचर जो उसका बना रहता है वह 28 से 26 से 28 डिग्री सेल्सियस हमेशा बना रहता है। तो उसका जो पारितंत्र है वो हमेशा वैसे ही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन या चेंजेस नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे मानव जो है इतना
भौतिक चीजों का उपयोग कर रहा है, जिससे जो है आसपास के तटीय क्षेत्रों में यह काफी चेंजेस देखने को मिल रहा है, जो हम लोग प्रदूषण वाले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप ध्यान में रखेंगे महासागर या सागर की पारिस्थितिकी जो होती है वह सबसे अस्थाई का मतलब वह परिवर्तनशील ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो यह सबसे ज्यादा परिवर्तनशील नहीं होता, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी स्थलीय पारिस्थितिकी अगर हम बात करें तो स्थलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत घास स्थल की पारिस्थितिकी, यानी घास और उसके आसपास के, घास मतलब झाड़ियां, घास का मतलब झाड़ियां, तो घास और जो झाड़ियों का पारिस्थितिकी है, ठीक है, उसके आसपास जो वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, सूक्ष्म जीव की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, उसके बारे में अध्ययन करने को हम घास स्थल की पारिस्थितिकी कहते हैं। वन पारिस्थितिकी, वन के तो वन आप समझ रहे हैं, फॉरेस्ट यानी जंगल, ठीक है, तो जंगल के बारे में अध्ययन करना, उसमें जो भी प्रजातियां पाई जाती हो, जो भी वहां की विशेष प्रजातियां हो, है ना, उनके बारे में अध्ययन करना। उसी तरह से मरुस्थलीय पारिस्थितिकी के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो आप जानते हैं कि मरुस्थलीय में जो पेड़ पौधे होते हैं वो कटीलेदार होते हैं। कैसे होते हैं? कांटेदार होते हैं। वहां पे कांटों जो है यानी जो ये पत्तियां ही होती हैं पूर्ण विकसित नहीं हो पाते हैं, वह कांटे के में जो है दिखाई देती हैं। फसल स्थल की पारिस्थितिकी अगर हम बात करें तो फसल स्थल की जो पारिस्थितिकी होती है वो डिफरेंट होती है। जो क्रॉप होते हैं, जो हम फसल उत्पादन करते हैं, उसकी पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है अलग अलग होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो पारिस्थितिकी विज्ञान की जो शाखाएं हैं वह अलग अलग देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हम आगे डिस्कशन करेंगे पारिस्थितिक तंत्र, जो पारिस्थितिकी है। अभी हम पारिस्थितिक तंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी की। पारिस्थितिकी का मतलब क्या हुआ था कि जो जीव समुदाय है, जिस पर्यावरण के अंतर्गत जीव समुदाय रह रहा है, ठीक है, उस पर्यावरण से, ठीक है, जो जैविक है अजैविक है क्रियाओं का जो संबंध है, उन्हीं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पारिस्थितिकी का मतलब क्या है? तो पारिस्थितिकी का मतलब यह है कि कोई भाई जीव समुदाय किसी पर्यावरण के अंतर्गत अगर रह रहा है तो उसके बारे में अध्ययन करना ही सीधे से कहा जाएगा पारिस्थितिकी। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पारिस्थितिकी कारक, यानी पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको काफी जो है जानकारी देखने को मिलेगा। तो पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं, ठीक है, तो मुख्यतः 3 फैक्टर हैं। एक जलवायुवीय कारक, एक स्थलाकृत कारक और एक मृदीय और एक जैवीय, यानी कुल 4 जो है कारक यहाँ पे मैंने आपको बताया, 3 नहीं सॉरी 4। ठीक है, तो जलवायुवीय, स्थलाकृत, मृदीय और जैवीय यानी बायोटिक फैक्टर। ठीक है, जलवायु में हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाश से, यानी प्रकाश के कारण जो है इकोलॉजी में क्या जो है चेंजेस होता है या क्या परिवर्तन होता है, तापमान से क्या होता है, वर्षा और जल का क्या प्रभाव पड़ता है, वायुमंडलीय नमी का क्या प्रभाव पड़ता है, वायु का क्या प्रभाव पड़ता है, वायुमंडलीय गैसों का किस तरह से प्रभाव देखने को मिल जाता है। स्थलाकृत में अगर हम बात करें तो ऊंचाई से किस तरह का इकोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है, ढलान पर किस तरह का प्रभाव जो है देखने को मिल जाता है। मृदीय कारक में अगर हम देखें तो मृदीय फैक्टर में जो इकोलॉजी को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, शैवाल, मृदा जल, मृदा वायु और मृदा जीव के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो बायोटिक फैक्टर हैं जो कि पारिस्थितिकी को प्रभावित करते हैं, सूक्ष्म जीव किस तरह से प्रभावित करते हैं, जीवाणु किस तरह से प्रभावित करते हैं, फंगी यानी कवक किस तरह से प्रभावित करते हैं, परजीविता, सहजीविता, मृतोपजीविता, अधिपादपता और जो कीट भक्षी पौधे होते हैं यह किस तरह से किसी पर्यावरण को या किसी पारिस्थितिक क्षेत्र को किस तरह से यह प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी में डिस्कशन करने में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जलवायु की कारक में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश की। किसकी बात करेंगे? प्रकाश की, कि प्रकाश जो है किस तरह से हमारे पारिस्थितिकी को प्रभावित करता है। चल, तो हम बात करने वाले हैं प्रकाश यानी लाइट। तो पहला कारक प्रकाश, यानी प्रकाश जो लाइट है, ठीक है, वह किस तरह से प्रभावित करता है। तो यह प्रकाश किसका होगा? सूर्य का प्रकाश होगा। ठीक है, किसका प्रकाश होगा भाई? सूर्य का प्रकाश होगा। और यह सूर्य का प्रकाश हमारे पर्यावरण को काफी जो है क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है,
और दिन रात भी जो होते हैं इनके कारण भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश जैसे जितने भी भाई जो उत्पादक हैं, उत्पादक मतलब पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि भाई पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वह सूर्य की उपस्थिति में यानी सनलाइट रेज में ही बनाती हैं। बिना सूर्य की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते, है ना। यानी अगर, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मैप भी देखेंगे। तो ये मान लेते हैं कि ये पौधे हैं और एक ये पौधा है जिसका ये लीफ है, पत्ता है, ठीक है। और ये हमारे हो गए भाई सूर्य देवता, सन। और सूर्य का जो प्रकाश है, यह सूर्य का प्रकाश आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर इसका मात्र 2 अरबवां हिस्सा पड़ता है। कौन सा हिस्सा पड़ता है? 2 अरबवां हिस्सा पड़ता है। ठीक है। अब ये जो सूर्य का जो प्रकाश है, हमारे पौधों पर जब ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी ये अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं यह कब कैसे बना पाते हैं? बिना सूर्य की उपस्थिति में नहीं बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पौधों की जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी के अंदर होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं, है ना, इतना तो आपको सभी पता होगा। और इन्हीं जड़ों से H2O यानी जिसे हम बोलते हैं जल, और बाकी खनिज पदार्थ, ठीक है, ये आपको साफ दिख रहा है, इसको साफ लिख देते हैं। ठीक है, खनिज पदार्थ, जो H2O यानी जो जल है और जो खनिज पदार्थ है, पौधे क्या करते हैं? अपने रंध्रों के द्वारा इन जड़ों से ही यानी जो जल है, जड़ों से ही जल और खनिज पदार्थ को क्या करते हैं? यह अवशोषित करते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, क्योंकि पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए जल तो चाहिए ही, जल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल चाहिए। क्या चाहिए? जल चाहिए, H2O। ठीक, तो पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और किसकी जरूरत पड़ती है? जल की। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका क्या हो गया? जल हो गया, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों के संयोग से, ठीक है, इसका मैं नीचे लिख दे रहा हूं क्योंकि रिएक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O के संयोग से ही क्या बनता है? ये ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं, यानी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन और प्लस कुछ जो है बूंदों के रूप में यानी जल के रूप में निष्कासित करते हैं। यहां पर सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल जिसे आप बोलते हो, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित या पर्णहरिम। ठीक है, तो पर्णहरित या क्लोरोफिल या पर्णहरिम जिसे आप बोलते हो, तो क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में, इन्हीं दोनों की उपस्थिति में ही पौधे अपना क्या करते हैं? भोजन बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनको वायु से मिलता है, यानी वातावरण में, ठीक है, वायु से उनको क्या मिलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायु से प्राप्त कर लेते हैं, और जल कहाँ से लेते हैं? तो यह जड़ों से, यानी पौधे अपना जड़ों से H2O और उनको खनिज पदार्थों की भी आवश्यकता होती है, तो वह
जो है यहाँ से ले लेते हैं और इन दोनों की क्रिया से वह क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इसी ग्लूकोज जो है इनको ऊर्जा देता है। ये क्या है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज से ही वह ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये ऑक्सीजन है, बाकी जल है, इतना तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इनको थोड़ा सा संतुलित कर दिया जाए तो संतुलित समीकरण में यहाँ पे 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 6 है और यहाँ पे 12 H2O हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 6 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 12 और यहाँ पे हो गया 12 24, तो यहाँ पे हो गया 6O2, तो यहाँ पे आप 6 कर लो, यहाँ पे भी 6 कर लो, 6O2 और 6H2, 6 दूनी 12, 12 24 हाइड्रोजन, 12 दूना 24, ठीक है। ये संतुलित समीकरण है, ठीक है। तो जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो पौधों को भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हमने आपको क्या बताया भैया, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। बिना सूर्य की उपस्थिति में ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, तो सूर्य की उपस्थिति भी होनी चाहिए और पर्णहरित भी होना चाहिए। पर्णहरित जितने भी हरे पौधे होते हैं उनमें पर्णहरित यानी क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाया जाता है और उनसे यह ग्लूकोज का निर्माण करके ऑक्सीजन यानी पर्यावरण में या वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कुछ जो है बूंदे जल के रूप में छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बात समझ में आ गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, ठीक है, क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और जल का होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, जल का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो जल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखें, पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन और जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है ध्यान में आप रखेंगे। तो पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं, अब यहाँ पर आ जाते हैं जो चीज मैं आपको समझा रहा था, तो सूर्य की उपस्थिति होनी चाहिए। तो सूर्य की उपस्थिति में जब इन पेड़ पौधों पर जब प्रकाश पड़ता है तो इन पे जो ये पत्तियां होती हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। अब भाई प्रकाश तो 100% पड़ा इस पर हम मान लेते हैं 100% पड़ा, तो 100% में से 83% एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब, ठीक है। एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब बाकी जो 17% बचा, ठीक है, 12% जो बचा, 12% भाग, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी परावर्तित कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, ठीक है। और बाकी जो बचा 5% जो है भाग, यह ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट यानी आर पार कर देते हैं, आर पार कर देते हैं। यानी जब सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों या पौधों पर पड़ता है तो ये पौधे जो है 83% सूर्य के प्रकाश का 83% भाग एब्जॉर्ब करते हैं, 12% भाग जो है परावर्तित कर देते हैं वातावरण में, और 5% जो है इनसे ट्रांसपेरेंट यानी जो पत्तियों से होता है
ये पत्तियों से ट्रांसपेरेंट होकर के नीचे चले आते हैं। बात समझ में आ गई? यानी कुछ जो है हिस्सा ट्रांसपेरेंट होकर के नीचे चला आता है। बात समझ में आ गई? तो 5% हिस्सा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट हो जाता है। 83% एब्जॉर्ब होता है। अब ये जो 83% एब्जॉर्ब हुआ है, यह जो 83% एब्जॉर्ब जो हुआ है, यानी जो अवशोषित है, इस 83% में से 79% यानी 79% वातावरण में श्वसन प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? विसरित कर देते हैं, यानी वातावरण में फैला देते हैं, विसरित कर देते हैं, ताप के रूप में विसरित कर देते हैं। यानी इन 83% तो ये एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इसका 79% ये उपयोग नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? वातावरण में ताप के रूप में, यानी श्वसन प्रक्रिया के रूप में, ताप के रूप में यह बाहर छोड़ देते हैं। केवल 4% भाग ही, यहां पे ध्यान में रखना है, केवल 4% भाग ही प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण में हिस्सा लेते हैं, बात समझ में आ गई भाई? तो यहां पर आपको अब ध्यान में रखना है, तो ये जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, इन पेड़ पौधों पे पड़ता है, 83% एब्जॉर्ब करता है, 12% रिफ्लेक्ट करता है, 5% क्या होता है? आर पार हो जाता है, यानी पत्तियों के आर पार हो जाता है प्रकाश। उस 83% अब ये जो पौधे एब्जॉर्ब किए हैं, उसमें 79% वातावरण में ये ताप के द्वारा, यानी श्वसन प्रक्रिया के द्वारा वातावरण में ये छोड़ देते हैं। केवल 4% ही भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? हिस्सा लेते हैं। मतलब यहीं से इनका जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, वह केवल 4% ही हिस्सा है। कितना है? 4% ही। ठीक है, तो भोजन बनाने के लिए, जो भोजन बनाने के लिए, तो भोजन बनाने के लिए कुल कितना हिस्सा है? मात्र 4%। केवल 4% हिस्सा ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। बात समझ में आ गई? सारा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जरूर आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कुछ नोट चीजें हम यहाँ पर इंक्लूड कर दे रहे हैं ताकि आप उनको समझ पाए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसको आपको जो है PDF भी मिल जाएगा। चलिए, तो पौधे अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का मात्र 4% ही उपयोग 4% ही उपयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? तो केवल 4% हिस्सा ही उपयोग में लाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का लाल व नीला रंग, लाल व
नीला रंग ही, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा किस रंग का उपयोग सबसे ज्यादा होता है, तो वह होता है लाल और नीले रंग की। तो लाल व नीले रंग का सर्वाधिक, लाल व नीले रंग का सर्वाधिक उपयोग होता है, उपयोग होता है। तो बात समझ में आ गई। तो पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है, तो पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से यानी नमी से जल और व खनिज पदार्थों का अवशोषण करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल यानी पर्णहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करके अपनी ऊर्जा यानी अपना भोजन जो है तैयार करते हैं। और उसमें अहम भूमिका प्रकाश के संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश के किस रंग की सबसे ज्यादा होती है, तो लाल और नीले रंग का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है सर्वाधिक जो है इसका उपयोग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस रंग का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, तो लाल और नीला ध्यान में रखेंगे, अपने मस्तिष्क में बैठा लेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो श्वसन करते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में जब पौधे श्वसन करते हैं तो अगर प्रकाश तेज है तो श्वसन दर भी तेज हो जाएगा, अगर प्रकाश कम है तो श्वसन दर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रकाश की उपस्थिति में पौधे श्वसन प्रक्रिया में तीव्र प्रकाश में अधिक श्वसन, तीव्र प्रकाश में श्वसन दर अधिक, तीव्र प्रकाश में श्वसन दर अधिक तथा कम प्रकाश में श्वसन दर कम होता है। बात समझ में आ गई। यानी पौधे भी श्वसन भी करते हैं, और पौधे जब श्वसन करते हैं तो अगर प्रकाश तेज है तो श्वसन दर जो है तेज हो जाएगी पौधों की। अगर प्रकाश कम है, जैसे कोहरा है, तमाम चीजें हैं, अवरोधक है प्रकाश का, तो श्वसन दर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो छोटे पौधे होते हैं, यानी कुल मिला के हम ये कहें बीजों के अंकुरण के लिए, बीजों के अंकुरण तथा हरे पत्तेदार, जैसे जो लेट्यूस है, ठीक है, लेट्यूस का मतलब जो पत्ता गोभी होता है ना, जो पत्ता गोभी होते हैं, जो पत्तेदार पौधे होते हैं, जैसे पालक है, पत्ता गोभी है, तमाम चीजें हैं, तथा हरे पत्तेदार पौधों के लिए सूर्य के प्रकाश का लाल रंग सबसे उपयुक्त होता है। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे भाई साहब। यहाँ पे जो सूर्य के प्रकाश का जो लाल रंग है वह सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसीलिए जब आप बीज लगाते हैं, अपना फसल वगैरह लगाते हैं, तो सुबह के समय पौधे का जो विकास होता है वह तीव्र गति से होता है। सुबह के समय पौधे का विकास तीव्र गति से होता है, और दोपहर या फिर बाद में जो है उसकी तीव्र गति से विकास उतना तेजी के साथ नहीं होता है जितना जो है सुबह के समय होता है, क्योंकि सुबह के समय प्रकाश जो है लालिमा होता है, और लालिमा में जो है सूर्य के प्रकाश में लाल रंग पाया जाता है, जिसके कारण पौधे जल्दी जो है विकास कर पाते हैं। ठीक है, तो बीजों के अंकुरण के लिए तो जो बीज अंकुरित होता है उसमें सबसे सहायक रंग प्रकाश का कौन सा होता है, लाल रंग होता है। और
सबसे ज़्यादा, और जो हरेदार पत्ते होते हैं, हरेदार पत्तियां सब्जियां जो होती हैं, जैसे पालक है, पत्तेदार गोभी है, तमाम जो हरेदार पत्तियां पौधे हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त रंग कौन सा होता है? लाल रंग होता है। बाकी जो छोटे पौधे हैं, अगर उनको जो है सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है तो जो छोटे पौधे होते हैं वह बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं और उनका रंग पीला पड़ जाता है, यानी उनमें जो है बीमारी आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखेंगे। कल हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद। और हाँ, एक चीज़ और इंक्लूड कर दूं, आप सभी लोग कमेंट करिएगा आज का आपको टॉपिक कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी PDF आपको जो है रिजल्ट मित्रा के चैनल पर मिल जाएगा। और एक बार फिर से आपको मैं इंक्लूड कर दूं, यह सभी एग्जाम्स के लिए है, केवल एक एग्जाम्स के लिए नहीं है, सभी एग्जाम्स के लिए है। और इसी तरह से मैं आपको ग्राफ के जरिए ही आपको एनवायरनमेंट यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।